कुछ दिन पहले G20 के इजलास में अमेरिका ने एक कॉरिडोर अनाउंस किया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये असल में अमेरिका का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इंडिया को आगे आगे उन्होंने रखा हुआ है। अब इंडिया के अंदर जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं वो शायद इसको अभी तक समझ नहीं पा रहे कि ये कितना बड़ा गेम उनके साथ खेला जा रहा है। ये कॉरिडोर मैंने पहले भी बात किया था कि इंडिया से जो शिप्स हैं वो गुजरेंगी, मिडिल ईस्ट के पोर्ट्स तक पहुंचेंगी, वहां से रेल बनेगी, रेल इजराइल जाएगी, इजराइल से फिर दोबारा से पोर्ट में ये सारा जो सामान होगा वो लाद दिया जाएगा और वहां से फिर ये ग्रीस चला जाएगा और ग्रीस से फिर बाय रोड यूरोप के डिफरेंट मुल्कों में ये जो सारा ट्रेड है वो हो रहा होगा। अब इसके अंदर अभी तक तो देखें मिडिल ईस्ट और इंडिया और यूरोप के हवाले से बातें हो रही थी ना, लेकिन अब एक नया पहलू इस कॉरिडोर का सामने आया है, एक नया एंगल इसका सामने आया है और वो ये है कि इंडिया के अंदर कुछ उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इस कॉरिडोर को फैलाना चाहिए पूरे के पूरे रीजन के अंदर। वो कहते हैं इसके अंदर बांग्लादेश को ऐड करें, इसके अंदर आसियान, पूरा का पूरा आसियान इंक्लूडिंग म्यांमार, थाईलैंड, उनको ऐड करें, नेपाल को ऐड करें, भूटान को, ये सारा आप इसमें डाल दें। ये थ्योरीज वहाँ पर दी जा रही हैं। आज द टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके एक बहुत बड़े एनालिस्ट हैं SD प्रधान साहब, इन्होंने एक ओपिनियन लिखा है। वो कहते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कंपैरिजन विद दी BRI। अभी सही वैसे ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ, एक ईंट नहीं लगी, लेकिन BRI के साथ उसकी कंपैरिजन वहां पे शुरू हो चुकी है इंडिया के अंदर। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने वैसे वो सारी रवायती बातें की हैं कि ये कॉरिडोर क्यों ज़रूरी है, इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, मिडिल ईस्ट को क्या फ़ायदा होगा वगैरह वगैरह। लेकिन इसका ये जो 5th पॉइंट है ना वो पढ़ने लायक है। कहते हैं कि 5th एन अनस्टेटेड एस्पेक्ट इज दैट दिस विल आल्सो कनेक्ट दी साउथ ईस्ट एशिया। यानी ऑफिशियली किसी ने नहीं बात की इस तरह की, लेकिन एक ख्याल है कैसा हो सकता है। India, under its Act East policy, is also focusing on connecting its northeast with all the countries in the east up to Vietnam. It is working on 4 cooperative projects with Southeast Asian countries. पहला, the Bay of Bengal multi-sectoral technical and economic BIMSTEC जिसको वो कहते हैं, comprising Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand, aims to create an enabling environment for rapid economic development, accelerate social progress and promote collaboration on matters of common interest in the region. The Bangladesh, Bhutan, India and Nepal BBIN motor vehicle agreement aims to facilitate the seamless flow of passengers. ये दूसरा उनका कॉरिडोर है BBIN। और कहते हैं आगे कि पर्सनल एंड कार्गो वेहिकुलर ट्रैफिक बिटवीन एंड अमंग द BBIN कंट्रीज। और फिर तीसरा है दी मेकोंग गंगा कोऑपरेशन MGC कंप्राइजिंग इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम, aims at developing closer relations and better understanding among the member countries to enhance friendship, solidarity and cooperation, facilitating interstate movement and transport of goods and people in the region and creating necessary infrastructural facilities in the गंगा मेकोंग बेसिन। और इसके अलावा एक और भी उन्होंने बताया ACME CS वगैरह वगैरह। अब देखें, प्रधान साहब को ये बता दूं कि ये जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, ये BRI से पहले की चीज़ें हैं। जैसे BBIN इन्होंने बताया, BBIN जो है 1997 में स्टार्ट हुआ था। इसी तरह से ये जो BIMSTEC कहते हैं ना आप, BIMSTEC भी 1997 में स्टार्ट हुआ था। और ये जो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन ये 1999 में कहीं बातचीत स्टार्ट हुई थी, 2000 में कहीं इसको साइन किया गया था। ये 20-20, 25-25 साल पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए आप कह रहे हैं ना कि ये कोई BRI का अल्टरनेट बनने में हेल्प करेंगे, इसको अंदर शामिल। ये 20-25 साल पुराने हैं। जब इन्होंने 20-25 साल में कुछ नहीं किया, ये फेल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, चले हुए कारतूस हैं, इन्होंने कुछ इंडिया को नहीं दिया। इनको दोबारा रीब्रांड करके इसमें डाल देंगे तो भी इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं होगा। एज फार एज दिस कंपेरिजन इज कंसर्न कि इन मुल्कों को लेकर आते हैं इस कॉरिडोर में, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर, तो मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश के पास तो अपने पोर्ट्स हैं ना, कनेक्टिविटी की सारी बात है ना, कनेक्टिविटी की। तो बांग्लादेश तो ऑलरेडी कनेक्टेड है यूरोप के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, तो अपने पोर्ट्स के जरिए, बल्कि आप भी खुद भी, इंडिया भी उनके पोर्ट्स यूज़ कर रहा है इन दिनों। तो इंडिया को एक्सेस दी गई है चिटागोंग पोर्ट यूज़ करने की, और एक और भी दूसरा पोर्ट है वो भी उनको दिया गया। तो जब उनके पास से बेहतर पोर्ट्स हैं आपके मुकाबले में, तो व्हाई शुड दे ज्वाइन इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर?
जो कि रेल के जरिए तिजारत कर रहा होगा, रेल के जरिए। तो समुद्री तिजारत सस्ती होती है, उस दिन भी बात की थी। रेल वाली जो तिजारत होती है, ट्रेड होता है, वो महंगा होता है, फ्यूल ज़्यादा उसमें कंज्यूम हो रहा होता है। तो इस इंडिया के नए कॉरिडोर के अंदर ये मुल्क क्यों आएंगे, थोड़ा ये समझा दें। म्यांमार क्यों आएगा महंगे पैसे भर के, उनके पास अपनी कनेक्टिविटी ऑलरेडी है उनके पास भी। तो ये थोड़ा सा पहले क्लियर करना चाहिए कि इसमें इन मुल्कों का क्या बेनिफिट होगा अगर ये इस कॉरिडोर का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरा ये कि आप BRI को समझें। BRI के अंदर एक ट्रेड इकोसिस्टम क्रिएट करने की एक कोशिश हो रही है। BRI जो है सिर्फ कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट नहीं है, रोड कनेक्ट होंगे तो पोर्ट्स कनेक्ट होंगे तो रेलवे कनेक्ट होगी, ऐसा नहीं है। BRI एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिज़ाइन करने के हवाले से बनाया गया है। BRI के अंदर जो मुल्क हैं शामिल, वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे होंगे और उन सब का जो ट्रेड है वो चाइना से ऑलरेडी लिंक है। तो चाइना एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो भी आप कॉरिडोर बना रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर इटसेल्फ इतनी बड़ी जान नहीं है कि वो इतने सारे मुल्कों के साथ इतना ज़्यादा वॉल्यूम रखे चाइना की तरह। चाइना का वॉल्यूम तो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर ट्रेड करने के हवाले से। तो इंडियन इकोनॉमी अभी छोटी है, उसके हिसाब से इतनी ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो नहीं कर रहे होते जितनी चाइना कर रहा होता है। तो इकोसिस्टम ये नहीं बना सकते। लिहाजा अगेन आई वुड से कि ऑन पेपर ये जो आपको लग रहा है ना कि कोई BRI का अल्टरनेट आ रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस करते हैं ना, बांग्लादेश की जगह पे अपने आप को रख के या म्यांमार की जगह पे अपने आप को रख के, तो ये प्रोजेक्ट उनके लिए कॉस्टली है, खुद इंडिया के लिए भी कॉस्टली है। एज आई सेड, ये स्विच हो रहा है समुंदर से ज़मीन की तरफ, और ज़मीन की जो ट्रांसपोर्ट होती है हमेशा महंगी होती है। तो इंडिया को खुद को भी इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका की एक फरमाइश है और कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये भी फैक्टर है कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट वाला माइंडसेट रख के कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे ना कि ये चाइना के मुकाबले में लेकर आए, तो वो वैसे ही फेल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक एक्शन करेंगे तो सामने से रिएक्शन भी आएगा, मतलब ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। रियलिस्टिक होकर सोचें। आप किसी मुल्क को बोलेंगे यार आप ये फला एंटी चाइना काम करो, और वो मुल्क कर दे ऐसे कैसे, इसके कोई ज़्यादा चांसेस हैं? द आंसर इज नो। अगर बांग्लादेश ने कोई ऐसी फेवर आपको दे भी दी तो वो उसी तरह की फेवर चाइना को भी दे रहा होगा। इसी तरह से दूसरे मुल्क भी हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाला एक नैरेटिव है ना, माइंडसेट, कि ये BRI के मुकाबले में बना रहे, उसको मुकाबला का छोड़ें, अपने फ़ायदे की देखें सिर्फ कि हमारा क्या फ़ायदा है खुद का। चाइना का नुकसान नहीं देखें, अपना फ़ायदा देखें, फिर ही आप कोई बेहतर स्ट्रेटजी लेकर आ सकते हैं। ये वाली जो स्ट्रेटजी है ना, कॉरिडोर बनाएंगे, इट वॉन्ट वर्क। ये मतलब एक गैप जो था ना, एक नीड हकीकतन दुनिया को थी कि इन्वेस्टमेंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, और इसका वो गैप चाइना फिल कर चुका है इस वक्त। इंडिया को कॉपीकेट की जगह कोई नई चीज़ मैदान में लेकर आनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इंडिया का वही होना चाहिए जो कि चाइना का है, यानी कि ट्रेड का इकोसिस्टम बनाना। और वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हो सकता, कोऑपरेशन के जरिए हो सकता है।